साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं रिंकी त्यागी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्रोग्राम डिजिटल किसान में। डिजिटल किसान एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको बनाता है स्मार्ट और डिजिटली साक्षर, क्योंकि इस प्रोग्राम में दी जाती है आपको इंटरनेट से जुड़ी वो तमाम जानकारियां जिसके जरिए आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन के जरिए बैंकिंग से लेकर उन सभी सरकारी योजनाओं और ऐप्स का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं जो आपके कृषि विकास में तो मददगार है ही, साथ ही ये आपको बना देता है अप टू डेट किसान भी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला है डिजिटल पाठशाला, इसमें हम ऑनलाइन ऐप्स और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी देते हैं। दूसरा है अर्थनीति, यहाँ बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। वहीं तीसरा और आखिरी सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ, इसमें हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। जैसा कि हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आपको किसी भी ऐप या योजना के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, जिनका जवाब हम आपको अपने एक्सपर्ट से दिलवाएंगे। तो वादे के मुताबिक आज डिजिटल पाठशाला में हम लेंगे अपने दर्शकों के सवाल और जानेंगे अपने एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी से उनके जवाब। तो शुरू करते हैं सवालों और जवाबों का सिलसिला। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि आज हमने बताया कि आज हम अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो आप तैयार हैं सवालों के लिए? जी बिल्कुल। तो पहला सवाल हमारा लुधियाना से हरजिंदर सिंह जी का है, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं वो। नमस्कार मैडम, हमारा नाम हरजिंदर सिंह है, हम राड़ा साहब से बिलोंग करते हैं। जैसे सारी ऐप आती हैं मोबाइल के ऊपर जिसका हम यूज़ करते हैं, पैसे किसानों को सीधा मार्केट के साथ जोड़ने के लिए, अगर कोई ऐप है तो हमें बताइए। जी बिल्कुल, तो अनुज जी उनका सवाल यही है कि मंडियों से वो किस तरह से जुड़ सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है, मगर यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे इनैम ऐप के बारे में। इनैम की जो ऐप है जो कि करीबन 100 मंडियों से कनेक्टेड है, 1000 मंडियों से कनेक्टेड है, और कहीं ना कहीं इसमें अगर देखेंगे तो काफ़ी सारे किसान इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। तो आप इनैम की जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको लॉगिन कर सकते हैं, और जिस भी मंडी में आप वहाँ पे जाना चाहें उस मंडी को उस ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और अपने माल की डिटेल आप उसमें फिलअप कर सकते हैं, और उस ऐप के थ्रू अपने माल को आप खरीद और बेच सकते हैं। देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि बीकानेर से राजू देवी जी का है। क्या है सवाल? नमस्ते मैम, मैंने SBI ऐप डाउनलोड किया था और मैं उसका पिन नंबर भूल गई हूँ, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? जी अनुज जी, क्या सोल्यूशन है इसका? देखिए आप सिंपल फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएं, वहाँ पर जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और आपके पास एक OTP आएगा। उस OTP के थ्रू आप अपने नया पासवर्ड बना सकते हैं और नया पिन नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट व्यूअर को देखते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह है, गांव कटारी, जिला लुधियाना, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा SBI में अकाउंट है और अगर मैं वहां जाता हूं तो उधर काफ़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसा कोई है अगर मैं घर में बैठकर इस सारा अपना इसका सेव कर सकूं? कैसे, आप क्या सुझाव देंगे इनको? देखिए डिजिटल के इस ज़माने में बड़ा अच्छा लगता है जब किसान लोग ऐसे पूछते हैं सवाल। तो मुझे लगता है कि जो SBI का मोबाइल ऐप है उसमें आपको सारी फैसिलिटी दी गई हैं। आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू फ़ंड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी को पेमेंट करनी है आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको कोई फिजिकल चेक इशू करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका जस्ट जो बैंक डिटेल है वो अपने में ऐड करें एज ए बेनिफिशियरी, और उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट भी आप उससे मंगा सकते हैं, आपके जो डेली खर्चे हैं वो भी आप उससे पे कर सकते हैं, आपके जो डेली फ़ोन बिल है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी सारी भेज सकते हैं। साथ में उस मोबाइल थ्रू के अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगर कोई इंश्योरेंस भी लेना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप बैंक में जो भी आप काम करते हैं वो वहाँ पर आप डिजिटली कर सकते हैं, और जो कि बिल्कुल प्रूफ रहता है। देखते हैं अपने नेक्स्ट व्यूअर को जो कि बीकानेर से है, पार्वती है, क्या है उनका सवाल? नमस्ते मैडम, मैं भीम UPI ऐप यूज करती हूँ, मैंने इसका MPIN अपने दोस्त के साथ शेयर किया है, क्या इसमें कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए हालांकि आपने अपने दोस्त के साथ शेयर किया है जो कि नहीं करना चाहिए।
अगर आपने शेयर किया है तो आप उसको तुरंत चेंज करें। हालांकि दोस्त आपका है तो हो सकता है कि वो गलत एक्टिविटी ना करे, बट कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने कुछ गलत ट्रांजेक्शन्स की तो आपको उसका भुगतान जो भुगतना है वो पड़ सकता है। तो हमारी सलाह है कि जब भी आप किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर करें या पिन शेयर करें तो उसको चेंज करें। हमारे नेक्स्ट व्यूअर हैं जो कि लुधियाना से हैं, कुलविंदर कौर जी, उनका सवाल भी देख लेते हैं। नमस्कार, मैं बैंक पर जाती हूँ तो वहाँ पर बड़ा ही मुश्किल काम होता है, लाइनें लगी होती हैं, बड़ा ही मैं सोचती हूँ कि आप मुझे कोई ऑनलाइन ऐप बताएं जिसे हम घर पर ही बैठकर अपना काम कर सकें, आसान होए, ठीक मिले, कोई रश में जाना ना पड़े। जी अनुज जी। देखिए, जिस बैंक में आप जा रहे हैं उस बैंक की मोबाइल ऐप हमेशा से है। आप उस बैंक में एक बार आपको और जाना पड़ेगा, आप बैंक में जाइए, वहाँ पर वो आपका जो ऑनलाइन अकाउंट है वो एक्टिव कर देंगे। तो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उस बैंक की जो भी फैसिलिटी हैं, क्योंकि आज अगर हम देखें तो सभी बैंक्स के पास सारी फैसिलिटी होती हैं, बिल पेमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक आप सारे काम जो है मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। सपोज़ अगर आपका SBI में अकाउंट है तो आप SBI की मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपने बिल पेमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सारे काम कर सकते हैं। किसी को पेमेंट करनी है वो भी आप कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को वहाँ पर मैनेज भी कर सकते हैं। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप वहाँ चले जाइए और वहाँ पर जाकर आप उनको बोलिए कि वो आपका वो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो एक्टिव कर देंगे। तो आप अपना ईजिली मोबाइल ऐप डाउनलोड करके नेट बैंक की यूज़र नेम पासवर्ड से आप इजीली अपने अकाउंट को घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं। अनुज जी, आपने यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दी है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें ज़्यादा जो तादाद है वो महिलाओं की है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर कि वो डिजिटली साउंड हो रही हैं और हमसे सवाल पूछ रही हैं। अगली जो हमारे व्यूअर हैं वो भी एक फीमेल है, देख लेते हैं उनका क्या सवाल है, प्रियंका चरण जी का। मैम नमस्ते, मेरा सवाल आपसे ये था कि कोई भी बैंकिंग ऐप है आज के डिजिटल एरा में थोड़ा कंपलसरी हो जाता है, तो उसको एक बार लॉगिन करने के बाद में मनी ट्रांसफ़र कोई भी ट्रांजैक्शन ज़रूरी, उसके बाद में उसको लॉगिन करने के बाद लॉग आउट करना ज़रूरी होता है क्या? ये मेरे लिए सेफ़ रहेगा क्या? जी, बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि अमूमन अनुज जी हम लोग भी खुद भी लॉग आउट नहीं करते हैं, तो क्या लॉग आउट करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल लॉग आउट करना चाहिए। आप उसका पासवर्ड ध्यान रखें और उसको लॉग आउट ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार हम देखते हैं कि ऐप अगर लॉगिन रह गया है और अगर किसी ने हैक कर लिया, क्योंकि हैक के इशू बहुत हमने देखे हैं। तो हमारी सलाह ये है कि जब भी आप कोई ऐप करें, जब भी कोई आप फंड की ट्रांजेक्शन्स करें, तो तुरंत अपना नेट बैंकिंग से अगर कर रहे हैं या फिर मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो उसको लॉग आउट ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना हो ऐसा ना हो कि आपका सिस्टम अगर हैक हो गया तो आपका पेमेंट जो है इधर उधर जा सकता है। देखते हैं अपने अगले दर्शक का क्या सवाल है उनका। देश भर की मंडियों में ऐप में जो गवर्नमेंट जोड़ती है, हम भी इस मंडियों में जुड़ना चाहते हैं। आप बताइए हम कैसे घर बैठे ही जुड़ सकते हैं? जी अनुज जी। ई-नैम की जो वेब ऐप है उसमें जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी आप कमोडिटी में व्यापार करना चाहते हैं उसके प्राइस आपको मिलेंगे। करीबन 1000 मंडी अब यहाँ से कनेक्ट हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश की जितनी भी मंडी है सभी कनेक्टेड है, जिसमें आपको सभी कमोडिटी के भाव आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। सिंपल लॉगिन का करने का तरीका, आप उसको मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अपना मोबाइल नंबर डालें तो आप वहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। वहाँ पर आप अपने प्राइस देख सकते हैं। अगर आप वहाँ से आपको कोई व्यापार भी करना है, अपनी कमोडिटी आपको अगर बेचनी है या खरीदनी है, तो उसकी डिटेल आप वहाँ पर डालकर अपने घर बैठे आप व्यापार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक सलाह और आपको दूंगी कि डिजिटल किसान जो कार्यक्रम है ये आप जैसे दर्शकों के लिए ही हम लेकर आए हैं। तो आप हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं और ई-नैम ऐप के बारे में हमने पूरा उसमें विस्तार से बताया है किस तरह से आप घर बैठे मंडियों से जुड़ सकते हैं। तो एक बार यूट्यूब पर जाकर डिजिटल किसान DD किसान चैनल पर जाकर एक बार ज़रूर आप ये सारे एपिसोड्स देखें। अनुज जी, नेक्स्ट दर्शक को देख लेते हैं, उनका क्या सवाल है। नमस्ते मैम, मेरा नाम संजू कंवर है, मैं बानीपुरा से हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने किसी के अकाउंट में पैसे ऑनलाइन डाले, वो बोल रहे हैं कि मेरे तो अकाउंट में पैसे आए भी नहीं, तो हम मेरे को क्या पता चलेगा कि इसके अकाउंट में आए या नहीं आए? और मेरे अकाउंट से तो भी पैसे निकल चुके हैं। इनके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं और जिनको दिए हैं वो ये कह रहे हैं कि अकाउंट में नहीं आए हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आप वेरीफाई करें कि उनका जो अकाउंट नंबर है वही आपने उसमें डाला है या नहीं डाला है। अगर आपने अकाउंट नंबर सेम डाला है, आपका अगर अकाउंट नंबर सही है, तो आप वो उसका एक जब भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उसका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। आप वो रेफरेंस नंबर ले जाकर अपने बैंक से कनेक्ट कर सकते हैं कि इस रेफरेंस नंबर के थ्रू पेमेंट किस अकाउंट में गई है। हो सकता है कई बार बैंकिंग
ऑपरेशंस के चलते बैंक के पास पेमेंट स्टक हो जाती है, रुक जाती है, तो वहाँ पर जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं। और आपने अगर अकाउंट नंबर गलत डाला है तो आप जाकर वो भी बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि पेमेंट जो बैंक है वो उस पेमेंट को रोक सकता है। अगर आपने अकाउंट नंबर सही डाला है तो वो जो पेमेंट है वो 24 आवर्स में जिसको भी आपने पेमेंट ट्रांसफर करी है उसके पास चला जाएगा। आप भी अपने बैंक में जाकर कंफर्म कर सकते हैं और जो यूज़र को आपने पेमेंट करी है वो भी अपने अकाउंट में जाकर बैंक में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। अगले दर्शक कौन क्या है उनका सवाल? मेरा नाम लाल सिंह पन्नू, विलेज कटारी नियर राणा साहब, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब। मैंने ना मेघदूत ऐप के बारे में सुना है, उसमें मौसम की जानकारी तो मिलती है किसानों के लिए, और क्या क्या नॉलेज मिलती है उससे? अनुज जी, मेघदूत ऐप के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से उनके लिए ये लाभकारी साबित हो सकता है? तो मेघदूत ऐप जो बेसिकली किसानों के लिए बनाई गई है, जिसमें आप हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसमें आप ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं, साथ साथ जो आपकी खेती से रिगार्डिंग जो भी आपकी समस्याएं हैं वो भी वहाँ पर आपकी सुलझाई जाती हैं। हमारी अगली दर्शक है माया कुमारी, जो कि चूरू से है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अनुज जी, नमस्ते मैम, मैं यूपीआई ऐप यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी लॉगिन आईडी बना ली है, लेकिन मैं अपना एटीएम कार्ड लिंक नहीं कर पा रही हूँ। जी, तो एटीएम कार्ड जो है वो लिंक नहीं कर पा रही है भीम यूपीआई से। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो एटीएम कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर कौन सा है। अगर आपने उस सेम मोबाइल नंबर से ही आपने अगर यूपीआई आईडी बनाया है तो वहाँ पे वो ज़रूर आपका एक्टिवेट होगा। अगर नहीं है तो एक बार आपको बैंक में जाना पड़ेगा और अपने बैंक में जाकर जो आपका एटीएम कार्ड है उसको दोबारा से एक बार लिंक कराना पड़ेगा अपने मोबाइल से। जब वो उसको लिंक कर देंगे तो भीम यूपीआई ऐप ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। और आज अपने सेगमेंट डिजिटल पाठशाला का आखिरी सवाल ले लेते हैं, जो कि विमला जी का है। देख लेते हैं क्या पूछ रही हैं वो। नमस्ते मैडम, देश भर की मंडियों में ये कैसे जुड़ सकते हैं, मुझे तरीका बताइए। देख के अच्छा लगता है कि जो साक्षरता है वो अब धीरे धीरे डिजिटली फीमेल तक भी पहुंच रही है। तो देखिए, इनैम एक ऐसी ऐप है जिसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, मंडियों के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मंडियों के प्राइस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मंडियों में कितनी आवक आई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये ऐप हर किसान के लिए, हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है जो एग्रीकल्चर कमोडिटी में काम करते हैं। तो उससे इनको काफ़ी हद तक जो समस्याएं हैं उसको यहाँ पे सुलझाने में हेल्प मिलेगी, और एक प्राइस के बारे में उनको ज़रूर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे वो अपनी खेती को सुधार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इनैम ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए। आज हमें बेहद खुशी हुई है कि हमारे पास जितने भी व्यूअर्स थे उनमें जो फीमेल्स की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट अनुज जी ने कहा कि जो फीमेल्स हैं वो डिजिटली साक्षर हो रही हैं, तो ये देखकर बेहद खुशी हो रही है। और हम उम्मीद करते हैं आपके जितने भी सवाल थे उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने बखूबी दिया है, और आपकी जितनी भी समस्याएं अब तक आ रही थी वो अब आगे से नहीं आएंगी। फिलहाल वक्त अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति की ओर बढ़ने का। अर्थनीति में आज क्या कुछ जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। वो एक्टर जिन्हें मिला जंपिंग जैक का खिताब, मेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, वो चूड़ियां हाथों में पहना के चूड़ियां। वो अदाकार जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर तय किया चौल से बंगलों तक का सफर। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। एक अदाकारा जो साउथ से आकर चमकी बॉलीवुड के आसमान पर। डफली वाले डफली बजा। जी हाँ, अपने जमाने के सुपरस्टार जितेंद्र जी और सक्सेसफुल अदाकारा जया प्रदा जी की जिंदगी से जुड़े रोचक किस्से जानने के लिए देखना न भूलिए रंगोली। गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन डीडी नेशनल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्थनीति की ओर, जिसमें आज बात होगी बुलियन ट्रेडिंग की। तो क्या है बुलियन ट्रेडिंग, ये जानने के लिए रुक करते हैं अपने एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपका भी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति में। जैसा कि आज हमने बताया कि हम बात करेंगे बुलियन ट्रेडिंग की। तो बुल और बियर ये टर्म तो हमने शेयर मार्केट में सुनी है, लेकिन बुलियन ट्रेडिंग थोड़ा सा नया लग रहा है। क्या है बुलियन ट्रेडिंग? देखिए, बुलियन ट्रेडिंग बुल और बियर से बिल्कुल अलग है। बुलियन मतलब गोल्ड और सिल्वर, जो आपके प्रीशियस मेटल हैं उसको हम बुलियन के अंदर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपके गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर आते हैं। तो जब हम बुलियन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बुलियन मतलब कि आपका गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी के जो व्यापार होता है उसको हम बुलियन से करते हैं। तो जब भी हम बुलियन
बुलियन की बात करेंगे, इट मीन्स कि हम सोना और चांदी के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बुलियन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ही है ये, या कुछ डिफरेंट है? बुलियन ट्रेडिंग जनरली ज्वेलर्स करते हैं, या फिर जो फिजिकल के अंदर सोने और चांदी का व्यापार करते हैं वो बुलियन ट्रेडिंग करते हैं। मगर आज के समय में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो सभी लोग मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। भारत के अंदर एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, भारत के अंदर स्पॉट मार्केट अवेलेबल है। आप स्पॉट मार्केट में जाकर फिर एक्सचेंजेस के थ्रू बुलियंस को खरीद और बेच सकते हैं। तो जैसे हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही हम सोने चांदी के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और उसके जो प्राइस का उतार चढ़ाव होता है उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि जूलर्स मोस्टली इसमें इन्वेस्ट करते हैं और अभी क्योंकि मोबाइल के थ्रू सभी लोग कर लेते हैं, तो क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्योंकि इसमें सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाती है? तो देखिए ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट हाँ ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एज है वो 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। आप अगर 18 साल से ऊपर के हैं तो आप अपना मोबाइल ऐप में अकाउंट ओपन करके किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास करके आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपका ITR होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए, तो उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट जो है ये इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड होती है और काफ़ी वॉलेटाइल ये मार्केट रहती है। तो हमारी सलाह है कि जब भी आप सोने चांदी में व्यापार करें, अगर आप ज्वेलर हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तो होगी, अगर आप ज्वेलर नहीं है तो पहले आप इन्फॉर्मेशन लें, इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है तो उसके बाद आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि जनरली जो सोने चांदी का व्यापार है ऑनलाइन, इसमें ज्वेलर्स या फिर जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं वो लोग इसमें जनरली काम करते हैं। 24 कैरेट के गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट की जाती है या उससे नीचे 18 कैरेट भी हम जानते हैं, 23 कैरेट भी हम जानते हैं, किस तरह से ये डिसाइड होता है? यहाँ पर कैरेट का हिसाब नहीं है, यहाँ पर जो हम गोल्ड की बात कर रहे हैं वो 995 टंच का गोल्ड रहता है, जो कि एक प्योरिटी को शो करता है। तो एक तरीके से 24 कैरेट का गोल्ड होता है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं। बट अगर आप फिजिकल में एक बुलियन के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट कैरेट के गोल्ड मिल सकते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट ऑनलाइन जो है वो 995 का गोल्ड है जिसको आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भारत में ये मार्केट कितना बड़ा है बुलियन ट्रेडिंग का? अगर हम ऑफिशियल फिगर की बात करें तो RBI के पास इस बार करीबन 650 टन के आसपास गोल्ड है। बट अगर हम ओवरऑल चेक करें तो भारत में कहीं ना कहीं 30 टन के ऊपर का गोल्ड भारत के अंदर अवेलेबल है। तो भारत के अंदर गोल्ड को काउंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत के पास सिंस इंसेप्शन से है। क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया भी इसलिए बोला जाता था क्योंकि भारत के अंदर सोने की जो डिमांड है वो हमेशा से चरम पर रहती है और भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसकी फिगर को काउंट करना बहुत मुश्किल है, बट हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि RBI के पास जो ऑफिशियल फिगर है वो 650 टन के आसपास की है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के पास अभी 650 टन के आसपास एज अ RBI के पास गोल्ड होल्ड में है। सोने और चांदी के भाव है वो कौन डिसाइड करता है, क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशंस हमने देखे हैं सोने और चांदी के भाव में? देखिए सोने चांदी के जो भाव होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से डिराइव होते हैं। अगर हम इसको बोलें तो US या कॉमेक्स जिसको हम एक्सचेंज बोलते हैं वहाँ से डिराइव होते हैं। हालांकि भारत के अंदर जो गोल्ड का प्राइस है वो आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में डिमांड सप्लाई के थ्रू भारत जो प्राइजेज हैं उसमें आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बट बेसिकली अगर हम बात करें तो गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स से डिराइव होता है। बट भारत के अंदर भी जो प्राइस होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो वहाँ की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भी भाव में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बेस की बात करें तो बेस प्राइस आपका इंटरनेशनल रहता है, बट डोमेस्टिकली कहीं ना कहीं जैसे अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में आपको कुछ और रेट मिलेगा, मुंबई में कुछ और रेट मिलेगा, दिल्ली में कुछ और रेट मिलेगा, जो कि वहाँ की अपनी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होता है। अनुज जी, वो कौन सा टाइम होता है कि जब एक इन्वेस्टर को बुलियन ट्रेडिंग में ट्रेड करना चाहिए? देखिए अगर हम ऑनलाइन एक्सचेंजेस की बात करें तो सुबह 9 से लेकर 11:30 बजे तक टाइम अवेलेबल है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। बट अगर आप फिजिकल ट्रेड करनी है तो फिजिकल ट्रेड जिस टाइम पे शॉप ओपन होती है सुबह 11 से लेकर शाम को 5:30-6 बजे तक, आप उस टाइम बुलियन में फिजिकली ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट जहाँ तक सवाल है ऑनलाइन ट्रेडिंग का, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे तक अवेलेबिलिटी है। आप उस टाइम के बीच में कभी भी बुलियन में ट्रेडिंग ऑनलाइन थ्रू एक्सचेंजेस के थ्रू, सेबी के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जब आप बुलियन ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त पे आप किस तरह से, मतलब लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, कैसे पैसा लगाया जाता है इसमें, कैसे गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाया जाता है? कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग के लिए भी पैसा लगाते हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म होती है। कुछ इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए पैसा लगाते हैं जो जनरली एक इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। कुछ लोग हेजिंग भी करते हैं, जैसे ज्वेलर्स होते हैं जो फिजिकल के अंदर माल रख के बैठते हैं, तो वो भी अपनी प्राइस को लॉक करने के लिए इन एक्सचेंजेस का यूज़ करते हैं। तो इन एक्सचेंजेस का यूज़ जनरली रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। एक्सचेंज खोलने से क्या फ़ायदा हुआ है भारत के जो बुलियन ट्रेडर्स हैं? जनरली एक्सचेंज का जो काम रहता है वो रिस्क को मिटिगेट करना है, रिस्क को रोकना है। तो इन एक्सचेंजेस का यूज़ करके जो बुलियन ट्रेडर हैं वो अपने रिस्क को रोक सकते हैं
और कहीं ना कहीं जो अनिश्चित प्राइस ऊपर नीचे होता है उससे वो बच सकते हैं। ये भी जानना चाहेंगे जो बुलियन ट्रेडर्स हैं उनको क्या कुछ वो सावधानियां बरतनी है स्टार्टिंग में बुलियन ट्रेडिंग करने से पहले? देखिए, बुलियन ट्रेडिंग जैसा कि एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और इंटरनेशनली लिंक्ड रहता है, तो जनरली हम देखते हैं कि इंटरनेशनली कई कारणों की वजह से प्राइस बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं। तो हमारी सलाह है कि सबसे पहले जब भी बुलियन ट्रेडर इन एक्सचेंजेस में आए तो नॉलेज को ज़रूर देखें, क्या क्या कारण है उसको ज़रूर देखें, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या फिर कई बार पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, इंटरेस्ट रेट जो कि काफ़ी बड़ा आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, इन्फ्लेशन, महंगाई, उसको भी हम देख सकते हैं क्योंकि उससे भी काफ़ी हद तक बुलियन के प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं। तो हमारी सलाह है कि जो भी बुलियन में काम करना चाहते हैं पहले वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं, क्या क्या फैक्टर है जो कि हमने आपको बताया उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, और डेली का जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसको आप नज़र में रखें। तो ये थोड़ा सा एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा अपना जो ध्यान है वो आपको लगाना पड़ेगा और पढ़ाई की तरफ एक समझना पड़ेगा, और जो नॉलेज है वो आपको गेन करनी पड़ेगी। जब आप नॉलेज लेंगे तो डेफिनेटली आपको जो रास्ते हैं वो आगे खुलते हुए नजर आएंगे और उसमें आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी पोजीशन को आप बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर ब्रोकर का अगर हम रोल देखें तो कितना अहम हो सकता है यहाँ पर? तो हमारी सलाह ये है कि जब भी आप किसी ब्रोकर को चुने तो आप सेबी की साइट पर जाकर या एक्सचेंज की साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि वो ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर है तो ही आप उसके साथ काम करें, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको एक तो सही सलाह देगा, आपका सही मार्गदर्शन करेगा और आपका जो भी पेमेंट आपने उसको करी है उसको वो सही से मैनेज करेगा। तो यहाँ पर किस तरह से गोल्ड सिल्वर का लेन देन किया जाता है? देखिए, यहाँ पर भी सेम प्लेटफॉर्म है जैसा हम शेयर मार्केट में प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वही प्लेटफॉर्म है। आप इजीली गोल्ड को परचेज कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उस डिनोमिनेशन में आप गोल्ड को परचेज करके अपने अकाउंट में होल्ड कर सकते हैं। जब आपको सब रेट मिले तब आप उसको वापस बेच सकते हैं। अनुज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों से साझा की, थैंक यू सो मच। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अपने तीसरे सेगमेंट में बताएंगे एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में जिससे विश्व समस्या बन चुकी प्लास्टिक से निकलने वाले कचरे का निदान संभव हुआ है। इस योजना के बारे में जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। इस वक्त हम दिल्ली से लगभग 900 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के गांव मानपुर में है, जिसका ब्लॉक पड़ता है रॉबर्ट्सगंज। लगता है नैनो यूरिया जो है किसानों के लिए लाभकारी है। जी लाभकारी, बहुत ही लाभकारी है। सब्जी में भी बहुत बढ़िया इसका असर देखने को मिलता है। जी सर, नैनो यूरिया मिट्टी खराब नहीं होने देता है, कम खर्च में ज़्यादा फायदा होता है। मेरा भी कुड़ार खेती भी होते हैं, सरसों चना गेहूँ सब होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ साथ जो उन्होंने फसल बीमा योजना भी लागू की है वो भी किसानों के लाभकारी है, उसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा नैनो यूरिया 3 अप्रैल सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्रोग्राम डिजिटल किसान में, और हम आप पहुंचे हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन योजना। तो जानते हैं क्या है योजना और कैसे इस योजना से प्लास्टिक कचरे का निपटान किया जा रहा है। धरती पर मौजूद ज्यादातर वस्तुएं सड़ गलकर मिट्टी बन जाती हैं, लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। ये ना सड़ता है ना गलता है, बल्कि हजारों साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर इसे कचरे के ढेर पर या भराव वाली जगह पर फेंक दिया जाए तब भी ये हवा और पानी के जरिए पर्यावरण में वापस आ जाता है। प्लास्टिक भूजल को दूषित और पानी निकलने वाले रास्तों को बंद कर देता है। चढ़ने के दौरान जब ये प्लास्टिक जानवरों के पेट में जाता है तो उन्हें बीमार कर देता है, बल्कि कई बार तो जानवरों की मौत का कारण भी बन जाता है। प्लास्टिक कचरा बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, एक ऐसी चुनौती जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं। भारत में हर साल करीब 35 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2019 और 20 की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा महाराष्ट्र में होता है।
उसके बाद तमिलनाडु और पंजाब का नंबर है, जबकि प्रति व्यक्ति कचरा उत्पन्न करने के आंकड़े थोड़े अलग हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली, केरल और गोवा में हर शख्स दूसरे राज्यों के लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा कचरा उत्पन्न कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या सिंगल यूज यानी एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक की है। इसे लेकर सभी देश फिक्रमंद हैं। भारत सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर न सिर्फ बेहद गंभीर है, बल्कि जमीनी सतह पर इससे निपटने के लिए काम भी कर रहा है। 2019 में आयोजित चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों से जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान कर चुके हैं। भारत सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जमीनी और जलीय इकोसिस्टम पर बिखरे हुए प्लास्टिक के कचरे के प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 लेकर आया। इस नियम में 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ऐसी वस्तुएं जो कम उपयोगी हैं और कचरे के रूप में बिखरने की ज्यादा क्षमता रखती हैं। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत एकल उपयोग वाली प्लास्टिक सामानों के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगाई जाएगी। ग्रामीण भारत के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के 7 बिंदु हैं। पहला, सिंगल यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना। दूसरा, इसके उपयोग को रोकना और पर्यावरण के अनुकूल गैर प्लास्टिक उत्पादों को अपनाना। तीसरा, प्लास्टिक कचरे को घर घर जाकर इकट्ठा करना और जहां तक संभव हो प्लास्टिक कचरे को अलग करना। चौथा, जिला या ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का निर्माण करना। पांचवा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों, पुनर्चक्रण या परिवहन को कचरा बेचना। छठा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों में प्रसंस्करण की व्यवस्था करना। और सातवां, रिसाइकलर्स या फॉरवर्ड लिंकेज या सीमेंट फैक्ट्री को कचरा बेचना या सड़क निर्माण के लिए इसका उपयोग करना। उम्मीद करते हैं कि आज प्रोग्राम में दी गई तमाम जानकारियां आपके जरूर काम आएंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको डिजिटली साक्षर बनने में मदद करें, जिससे आप अपने सभी काम स्मार्टली कर पाएं और तमाम सरकारी प्रयास जो सरकार अपने देश के किसानों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए कर रही है, उन सब सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप उठा पाएं। दोस्तों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या हमें अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते कुछ और नई डिजिटल जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।